माजीपुर गांव में रात ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। कहते हैं काली नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मोहिनी खड़ी रहती है। उसकी लाल आंखें, खुले लंबे बाल और लाल साड़ी में उसका झूमता बदन हर जवान मर्द को खींच कर ले जाता है। फिर कभी कोई लौट कर नहीं आता। रात का समय, बिजली गई हुई थी। लैंप की हल्की रोशनी में बूढ़ा रामधारी लोगों को कहानी सुना रहा था। उसने मेरा बेटा भी छीन लिया। मोहिनी, वही मोहिनी, लाल साड़ी में आती है, हंसती है और फिर। दादाजी, क्या वो सच में आती है या फिर ये सब बस एक कहानी है? कहानी ही होती तो सही होता बेटा, पर ये सब सच है। रात में मत जाना उधर, काली नदी के पार। वो खड़ी रहती है, वो जिसको देख ले उसे अपने साथ ही खींच ले जाती है। अरे दादाजी, भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। जब तक देखा नहीं तब तक बोलना आसान है। जिस दिन उसकी हंसी सुन ली उस दिन तुम हंसना भूल जाओगे। अगर इतनी ही मोहक दिखती है ये मोहिनी, तब तो हमें उसे देखने जरूर जाना ही चाहिए। रात के 12 बजे नीरज, गौरव और रोहित ने हिम्मत दिखाई और काली नदी के पार जाकर देखने का प्लान बनाया। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज, दूर कुत्तों की रोने की आवाज और हवा में सड़न की गंध। भाई, यहाँ कोई सुंदर लड़की क्यों आएगी? मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वापस चलते हैं। अरे डरपोक मत बन यार, आज पता करके रहेंगे कि ये मोहिनी है कौन। अचानक पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी में औरत खड़ी दिखी। लंबे बाल, चेहरे पर गिरे हुए, पैर उल्टे। वो दिखने में ही काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने गर्दन उठाई, लाल आंखें चमकी और उसकी हंसी गूंज गई। आ गए तुम, मेरे पास आओ। भाई भागो! जैसे ही वो भागने लगे, मोहिनी हवा में तैरती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसकी लाल जीभ बाहर निकली और देखते ही देखते रोहित जमीन पर गिरकर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और मुंह से झाग निकलने लगा। गौरव और नीरज चिल्लाते हुए भागे। गांव में पुरानी टूटी हवेली, जहां रात में लाल रोशनी दिखती थी, कहते हैं वही मोहिनी का बसेरा है। नीरज ने निश्चय किया सच जानने का। रात के 2 बजे नीरज हवेली में गया। जंग लगे दरवाजे को खोलते ही चमगादड़ उड़कर निकले। अंदर की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और हर कोने में हड्डियों का ढेर। कोई है क्या यहाँ? अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। मोहिनी। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए आए हो। आखिर मेरी सुंदरता तुम्हें यहाँ तक खींच ही लाई। नीरज को उसकी आंखों में अजीब सी कशिश दिखी। उसकी आवाज धीमी और मीठी थी, लेकिन आंखें खून से लाल। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूँ। जिसने भी मुझसे प्यार किया वो मुझसे बच नहीं पाया। छत से खून की बूंदें टपकने लगी। एक कोने में हड्डियों का ढेर हिलने लगा। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ये सब मेरे हैं। मैंने इनसे प्यार किया और अब ये हमेशा मेरे रहेंगे। मोहिनी ने नीरज की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई। उसने नीरज का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। नीरज की सांस अटकने लगी, शरीर कांपने लगा। छोड़ दे मुझे। अब तुम हमेशा मेरे रहोगे। अचानक हवेली के सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में मोहिनी की लाल आंखें चमक रही थी। नीरज की आंखों से खून टपकने लगा। मोहिनी ने उसका चेहरा चूमा और जैसे उसने अपने होठ हटाए,
नीरज जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। अगली सुबह नीरज का शरीर हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके चेहरे पर मोहिनी की लाल लिपस्टिक के निशान थे। गांव में मातम सा छा गया। रामधारी ने लोगों को इकट्ठा करके कहा, मैंने पहले ही कहा था मोहिनी से दूर रहो, ये किसी को नहीं छोड़ती। उस रात गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। कहते हैं मोहिनी हर रात पीपल के नीचे खड़ी रहती है और जो भी जवान मर्द उसके पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसी कारण से गांव के लोग रात में घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। लेकिन मोहिनी की हंसी अभी हवाओं में गूंजती है। एक रात रामधारी अपने कमरे में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रामधारी ने दरवाजा खोला तो सामने वही मोहिनी खड़ी थी। रामधारी की आंखों में डर समा गया। मुझे पहचाना नहीं रामधारी? तू जिंदा कैसे? पहचान लिया मुझे? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने गरीबी और बदनामी के डर से नदी में फेंक दिया था। रामधारी जमीन पर गिर पड़ा। मोहिनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तुम सबकी मरने की बारी है। जिसने भी मुझे मारा या मुझे मरने दिया वो सब मेरे साथ जाएंगे। उसकी हंसी हवेली और पूरे गांव में गूंज उठी। कहते हैं आज भी मोहिनी लाल साड़ी में रात में गांव में घूमती है, जवान लड़कों को अपने रूप चाल में फंसाने के लिए। उसकी हंसी, उसकी लाल आंखें और उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी, क्योंकि मोहिनी अभी भी जिंदा है। गांव में अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। हर घर में दरवाजे बंद, खिड़कियों पर पट्टियां लगी और लोग अंदर से भगवान का नाम ले रहे थे। हवेली के ऊपर काली बादल मंडरा रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे मोहिनी लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे बाप समान हूँ। जिसने मुझे मरने को छोड़ दिया वो मेरा कुछ नहीं। अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। मोहिनी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से रामधारी का गला दबा दिया। रामधारी की आंखें बाहर निकलने लगी। मोहिनी ने उसके चेहरे के पास जाकर कहा, अब तुझे भी वही दर्द महसूस होगा जो मुझे हुआ था। तू भी वैसे ही तड़पेगा जैसे मैं तड़पी थी। रामधारी की चीख हवेली में गूंजी और फिर उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। रामधारी का शरीर वहीं गिर गया। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। गांव में 25 वर्षीय शिव और उसका दोस्त अर्जुन ये सब देख रहे थे। दोनों ने अपने पिता और भाई मोहिनी के हाथों खोए थे। शिव, ये मोहिनी हम सबको मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। हमें इस हवेली में जाकर देखना होगा, आखिर इसका राज क्या है। आधी रात को दोनों हाथ में मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में झाड़ियों से सड़न की गंध आ रही थी। रात की हवा में ठंडक थी और हर ओर कुत्ते रो रहे थे। हवेली में दाखिल होते ही शिव और अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर लाल रंग से अजीब आकृतियां बनी थी। एक कमरे में मिट्टी के घड़े में काले पानी में खून मिला हुआ था। उसमें से हड्डियों की दुर्गंध आ रही थी। अचानक हवा में मोहिनी की हंसी गूंज उठी। क्यों आए हो मेरे घर में? तुम भी बाकी सबकी तरह मेरे हो जाओगे। तू कौन है? क्यों कर रही है सब? क्योंकि ये मेरा बदला है। बदला उस गांव में जिसने मुझे मार डाला। अचानक हवेली की छत से खून की बूंदें गिरने लगी। लाल खून की बारिश में शिव और अर्जुन भीग गए। कमरे की दीवारों से सफेद धुएं जैसी आत्माएं बाहर निकलने लगी और चीखने लगी, हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो। शिव और अर्जुन कांपते हुए कोने में खड़े हो गए। तभी उनके सामने मोहिनी प्रकट हो गई। लंबे खुले बाल,
लाल साड़ी, उल्टे पैर और लाल चमकती आंखें। मोहिनी, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए हैं। तुम लोग मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो, पहले खुद मर कर दिखाओ। उसने हवा में हाथ घुमाया और अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया। अर्जुन का मुंह बंद हो गया, आंखें बाहर आने लगी। शिव चीखता रहा। मोहिनी, छोड़ दे उसे, नहीं तो वो मर जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन की गर्दन मुड़ गई और उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। शिव का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर क्या करे। शिव ने अपनी जेब से अपने पिता की दी हुई चांदी की ताबीज निकाली और मोहिनी की ओर फेंकी। जैसे ही ताबीज मोहिनी के शरीर से टकराई, मोहिनी जोर से चीखने लगी। उसकी त्वचा जलने लगी और वो जमीन पर गिर गई। मुझे मुक्त करो। मतलब तुम मरना चाहती हो? मैं इस धरती पर फंस गई हूँ। जिसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया वो सब मर गए, पर मुझे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन मैं बंध गई। शिव ने मोहिनी के पास जाकर उसका चेहरा उठाया। मोहिनी की लाल आंखों से आंसू गिर रहे थे। शिव, तुझे नहीं पता तू कौन है? क्या मतलब? शिव, तू मुझे नहीं पहचानता, पर मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। शिव की आंखें फटी रह गई, उसकी सांसें तेज हो गई। तेरे पिता रामधारी ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं गांव के जमींदार की बेटी थी और एक निम्न जाति के लड़के से प्यार कर बैठी थी। जब मैंने तुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया, पर तू तो बच गया। तेरी दादी ने तुझे पाल लिया। मैं मरकर भी इस गांव में फंसी रही, और अब मोहिनी की आत्मा से लाल रोशनी निकलने लगी, हवेली हिलने लगी और आत्माओं की चीखें शांत होने लगी। शिव की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए मोहिनी का हाथ पकड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी बेटा। हवा में तेज आंधी चली। मोहिनी का शरीर राख में बदलने लगा। हवेली के अंदर प्रकाश फैल गया। खून की बूंदें रुक गई। आत्माओं की चीखें शांत हो गई। मोहिनी की मुस्कुराती आत्मा शिव के सामने खड़ी रही और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव में सुबह हुई। हवेली गिर चुकी थी। लोगों ने राहत की सांस ली कि मोहिनी का आतंक अब खत्म हुआ। पर रात को शिव को नींद में वही हंसी सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो काली नदी के पास लाल साड़ी में कोई खड़ा था। क्या मोहिनी सच में मुक्त हो गई या वो फिर लौट आई? एक हवेली में लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी आत्मा अचानक ही उस लड़के के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। उस लड़के के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। वो लड़का अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है, मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़का आगे कुछ बोल पाता, तभी वो आत्मा उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। वो आत्मा उस लड़के को क्यों मारना चाह रही थी, चलिए जानते हैं कहानी में। पुलकित फोन में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को चेक करते हुए अपनी दोस्त निशा से कहता है, यार न जाने मैं कब इन लोगों की तरफ फेमस होऊंगा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंस्टाग्राम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ता है जो तेरे बस की नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। ऐसा मत बोल निशा यार,
मैं वो कर सकता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकती। और तू देख लियो, एक दिन मैं अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा जैसे शहद की तरफ मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। अच्छा चल ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। पुलकित के इंस्टाग्राम पर 3000 फॉलोअर्स थे और वो चाहता था कि उसके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाए। इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतिया जगह पर जाकर भूतिया वीडियो बनाने की सोचता है। अमन देख, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मेरी भूतिया वीडियो में भूत बनकर वीडियो शूट करवाए ताकि हमारे इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आए। हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन तुझे क्या लगता है इससे हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे यार, तू देख लेना। बस अभी हमें अपनी भूतिया वीडियो को इतनी डरावनी रखनी है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अब अगले ही दिन पुलकित और उसका दोस्त अमन एक खंडर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद पुलकित लोगों को वो जगह दिखा रहा होता है। तभी उसका दोस्त अमन भूत के गेटअप में उसके पीछे से गुजरता है, जिसे देखकर पुलकित अपने ऑडियंस को बताता है, देखा गाइस, अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गया है। ये जगह काफी डरावनी है और मुझे भी यहाँ काफी डर लग रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत बांध रखी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है। कुछ देर तक पुलकित उस खंडर जगह और अपने दोस्त के भूतिया गेटअप को दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना देता है। उनकी उस वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं और लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं और कमेंट से कमेंट सेक्शन भर चुका होता है। तभी पुलकित अपने दोस्त अमन से कहता है, मैंने कहा था ना हमारी भूतिया वीडियो चलेगी, और देख हमारी भूतिया वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया। सच में यार, वैसे मैं सच में भूत लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से भूत आ गया हो। मजा ही आ गया। तुम दोनों लोगों को कुछ दिन तक तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऑडियंस भी इतनी मूर्ख नहीं है। अरे तू चुप रह। इस बार हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ जाने पर लोग डर से थर थर कांप जाए। उम्मेदपुर के आसपास वाली जगह पर भी तुम लोग वीडियो शूट करने जा सकते हो। वे भी जगह पहाड़ी है, वहाँ पर लोगों का जाना भी ना के बराबर है। खैर बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी आने वाली आगे की वीडियो अच्छी हो। अभी तो ये हमारी पहली सफलता है, हमें और आगे जाना है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पुलकित, तो सही कह रहा है। इस बार हम निशा को चुड़ैल बनाएंगे। क्यों निशा, तो हमारे वीडियो में चुड़ैल बनने के लिए तैयार है ना? आइडिया तो अच्छा है। क्यों निशा, तू हमारे वीडियो में डरावनी चुड़ैल का गेटअप लेगी? ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारी एक वीडियो में आत्मा बन जाती हूँ या फिर चुड़ैल। वैसे मैं किसी परी से कम नहीं हूँ। तुम मुझे अपनी वीडियो में परी भी बना सकते हो। अरे तू भूल रही है क्या? ये भूतिया वीडियो है जिसमें भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा दिखाई देते हैं, न कि एंजल परियां दिखाई देगी। बड़ी आई पापा की परी बनने। ऐसे ही समय बीत रहा था। पुलकित, अमन और निशा तीनों ही मिलकर भूतिया वीडियो पर काम करते और उनमें खुद भूत बनकर लोगों को ऐसे दिखाते कि वो एक ऐसी जगह पर गए हैं जहां उन्हें भूत दिखा, और वो सभी खंडर वाली जगह पर वीडियो बनाया करते। ऐसे कुछ समय बीतता है, लोगों को भी उनकी वीडियो पसंद आने लगती है और करीब 1 से 2 महीने बाद ही पुलकित के फॉलोअर्स अब 1 मिलियन हो जाते हैं। पुलकित, अमन और निशा सब बहुत खुश थे। हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन अब हमें बहुत सावधानी से वीडियो बनानी है, क्योंकि कई कमेंट मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी वीडियो फेक है। अरे पॉजिटिव कमेंट के साथ नेगेटिव कमेंट भी आते ही है यार, तू इतना सोच मत, सब अच्छा होगा। हाँ पुलकित एकदम सही कह रहा है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो बिना बात के कुछ भी बोलते हैं। तीनों खुश थे और इस बार वो तीनों एक बेहद ही डरावने किले में वीडियो बनाने पहुंचते हैं, जिसके लिए पुलकित इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल चुका था। अब उसकी ऑडियंस को उस डरावने किले के भूतिया वीडियो का इंतजार था। यार देख, यहाँ जाना सही नहीं है। मुझे इस किले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हम आसपास किसी नॉर्मल खंडर वाली जगह को ये डरावना किला कहकर वीडियो बना लेते हैं। देख, रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में क्या ही किया। पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से भूतिया वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे। इतना कहने के बाद पुलकित, निशा और अमन तीनों कार से निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर तीनों अपने वीडियो शूट के लिए तैयार होते हैं।
निशा और अमन तैयार होने चले जाते हैं। वहीं पुलकित कैमरे की सेटिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आहट आती है। अमन, तू इतनी जल्दी तैयार हो गया? वैसे मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पुलकित के बोलने पर भी उसे किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जब पुलकित पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये देखकर पुलकित खुद से कहता है, इस अमन के बच्चे की डराने की आदत कभी नहीं जाएगी। इसके चक्कर में किसी दिन मैं भी डर के मर जाऊंगा। इससे कितनी बार कहा है कि मुझे डराया ना करे। दूसरी तरफ अमन और निशा भूत के गेटअप में तैयार हो रहे होते हैं। अमन, मुझे ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, लेकिन पुलकित मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने भी कहा चलो चलते हैं। मुझे भी ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ कोई चल कर आ जाएगा हमारे सामने। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। अब भला भूत भी भूत से डरने लगे। अरे चुप कर, ये मजाक का समय नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सचमुच। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ वीराने की जगह और कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस किले के अलावा। न जाने इस किले में कितनी ही आत्माएं और चुड़ैल घूम रही होगी। हाँ क्यों नहीं, तुझे इस किले के बारे में बहुत ज्ञान है। अब ज्ञान देना बंद कर और चल शूट करके जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अमन और निशा तैयार हो चुके होते हैं और जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं वैसे ही उनके पैर को कोई खींचकर एक कमरे में ले जाता है। तो वहीं पुलकित कैमरे को फिट करके लाइव आ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे आवाज दे रहा है, पुलकित। उस आवाज को सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अमन और निशा ने आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया था। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है, जहां वो देखता है कि उसके सामने एक आत्मा हवा में उड़ती हुई उसके करीब आ रही है। बचाओ, आत्मा, आत्मा, कोई तो मुझे बचाओ। अमन, निशा, कहाँ हो तुम? बचाओ। पुलकित बार बार निशा और अमन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाले उसके दोस्त उसके पास नहीं आते। पुलकित डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाता। तभी वो आत्मा अचानक ही पुलकित के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। पुलकित के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। पुलकित अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है, कोई तो मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पुलकित आगे कुछ बोल पाता तभी वो आत्मा उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बाद जब अमन और निशा को होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, जहां वो पुलकित की लाश देखते हैं। पुलकित, निशा, पुलकित को क्या हो गया? पुलकित की लाश देख मानो अमन और निशा के होश उड़ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ कुछ ही घंटे में क्या हो गया। पुलकित की लाश देख निशा मानो पागल सी हो गई थी और वो उसकी लाश पकड़कर उसको उठाते हुए कहती है, पुलकित तो कुछ बोलता क्यों नहीं? उठ जा पुलकित, उठ जा, हमें बाहर जाना है। निशा पुलकित को बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन भला कोई लाश किसी का जवाब कैसे सुन सकती थी। निशा की ऐसी हालत देख अमन उसको संभालता है। निशा, निशा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुलकित अब हमारे बीच नहीं रहा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो हम भी पुलकित के जैसे मारे जाएंगे। अमन और निशा जल्दी से कैमरा और अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और अमन पुलकित की लाश को उठाता है और उसे भी गाड़ी में रख देता है। तो वही निशा भी हिम्मत करके गाड़ी चलाने लगती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलकित की जान जा चुकी थी, पर फिर भी वो अपने दोस्त की लाश उस खंडर में नहीं छोड़ते और अगले दिन वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उस रात हुआ क्या था, बस यही जानने के लिए निशा और अमन अपने चैनल पर पुलकित की वीडियो देखते हैं, जिसमें एक आत्मा पुलकित के पीछे से गुजरती है। उसके कुछ ही देर बाद वो आत्मा फिर से पुलकित के पास आती है और उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। ये क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैमरे में कैद हो गया और लाइव अपलोड भी हो गया। मैंने पुलकित को पहले ही कहा था इस खंडर में जाना सही नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने शूट नहीं किया।
अगर हम पुलकित की जगह शूट कर रहे होते तो शायद आज हम भी पुलकित की तरह, पर काश वो हमारी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन उसने हमारी बात न मानकर अपनी मौत को खुद दावत दी। तो आज के बाद से हम ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं चाहिए मुझे फॉलोअर्स, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पुलकित ने तो अपनी जान गंवा ली, लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। हाँ अमन, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब निशा और अमन उस चैनल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो इंस्टाग्राम खोलते हैं वीडियो अपने आप चलने लगती है और वही चुड़ैल फोन में ही उन दोनों के सामने आ जाती है जिसने पुलकित को मारा था। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इस पेज को कभी बंद मत करना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था। अब ये इंस्टाग्राम पेज मेरा नया घर है। ये सब देखकर अमन और निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके हाथों से फोन छूट जाता है और फोन नीचे जमीन पर गिरते ही एक बार फिर से वही वीडियो चालू हो जाती है जिसमें पुलकित की हत्या हुई थी। उस वीडियो को देखकर एक बार फिर निशा और अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है, पर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस फोन को स्विच ऑफ करके कहीं दूर फेंक देते हैं और फिर कभी भी उस पेज को ना तो खोल कर देखते हैं और ना ही उसके बारे में कभी बात करते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।